नमस्कार। उषा छाबड़ा इंस्टीट्यूट फॉर क्रिएटिव एंगेजमेंट के वर्चुअल बुक क्लब में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हम हर सप्ताह यहाँ मिलते हैं और बच्चों से ढेरों बातें करते हैं और महीने में एक बार हम एक ऑथर टॉक भी करते हैं ताकि हमारे बच्चे ऑथर से मिल सकें, लेखकों से मिल सके जो इतना सुंदर, खूबसूरत और बच्चों के लिए लिख रहे हैं। और बच्चे जब उनसे रूबरू होते हैं तो उनको बहुत ही आनंद आता है। उनके मन में जितने भी प्रश्न होते हैं उनका जवाब उनको मिलता है और वे उत्सुक होते हैं और कुछ लिखने को तैयार होते हैं। तो इसी मकसद के साथ हम ये श्रृंखला आरंभ किए हुए हैं और आज हमारे इस श्रृंखला की इस कड़ी में हमारे साथ जुड़ रही हैं आदरणीय विमला भंडारे जी। विमला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर। आप यहाँ आए। अ, अ, आपको अनम्यूट करना है विमला जी। अनम्यूट करना है आपको। हाँ, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका विमला जी, आप यहाँ पर आए। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने माना कि हमारे बच्चों से आप मिलने को उत्सुक हैं। बच्चों, विमला जी जो हैं ये बहुत लिखती हैं। अभी मैं इनका परिचय करवाती हूँ आपसे। इतना शानदार काम किया हुआ है, मैं तो दंग हूँ, क्या बताऊँ और क्या ना बताऊँ। चलिए हम देखते हैं, इनके बारे में जानते हैं बेटा। तो विमला जी, आप एक बहुत बड़ी लेखिका हैं, बच्चों के लिए ज़्यादा लिखती हैं। आप सलीला संस्था सलम्बूर के संस्थापक अध्यक्ष हैं। आपने 30 वर्ष से कई राष्ट्रीय साहित्य सम्मेलनों का आयोजन किया और कई विदेश प्रदेश यात्रा की। बच्चों की लेखन कार्यशालाओं का आयोजन किया एवं समय किरण अखबार में बाल साहित्य परिशिष्ट का संपादन किया। आप राजस्थान साहित्य अकादमी की सरस्वती सभा की सदस्य रही हैं। बच्चों, इन्होंने बहुत काम किया हुआ है। इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं जो अभी हम आपको दिखाएंगे भी। और मैं आपको बता दूं, इन्हें तरह तरह के सम्मान मिले हैं। 1995 से 2008 में युग धारा सृजन धर्मिता सम्मान, फिर राष्ट्रकवि पंडित सोहनलाल द्विवेदी बाल साहित्य में विशेष सम्मान मिला है इन्हें। फिर हिंदी दिवस पर राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा विशेष सम्मान मिला 2003 में। और उसके बाद ढेरों मैं देख पा रही हूँ, बहुत ज्यादा। और सृजनगाथा.com वेब पत्रिका रायपुर छत्तीसगढ़ का अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मान इनको मिला है। फिर विमेन ऑफ सब्सटेंस सम्मान द इंडियन टाइम्स द्वारा मिला है। महाश्वेता देवी सम्मान कोटा से मिला है 2017 में। फिर 2017 में डॉक्टर राष्ट्रबंधु स्मृति बाल साहित्य सम्मान चित्तौड़गढ़ से मिला है। बेटा, पूरी लिस्ट है, इतना ज्यादा। और इन्होंने इतना काम किया है जो कि बहुत ही ज्यादा है। और उन्होंने बहुत सारे बच्चों की किताबें लिखी हैं। अभी हम उन किताबों को भी देखेंगे। और किताबों के कुछ के नाम है यहाँ पर जो मैं पढ़ना चाहूंगी। वो है प्रेरणादायी बाल कहानियां, ये है पुरस्कृत बाल कहानी संग्रह है। फिर इल्ली और नानी, इसके 2 भाग हैं, ये भी पुरस्कृत बाल उपन्यास है। बगिया के फूल बाल कहानी संग्रह है। मजेदार बात बाल कहानी संग्रह है। और कारगिल की घाटी पुरस्कृत किशोर उपन्यास है, 2015 में लिखा इन्होंने। फिर पृथ्वी ने मांगी चप्पल पिक्चर बुक है जो 2021 में अभी छपी है। उड़ने वाले जूते 2020 में छपी बाल कहानी संग्रह है ये। फिर इन्होंने संपादन कार्य किया, अनुवाद का कार्य किया, प्रौढ़ साहित्य लिखा, इतिहास में, अरे मतलब विमला जी, मैं सच बताऊं तो कितना काम किया आपने, जिसका मतलब ब्यौरा यहाँ दूंगी तो पूरा समय निकल जाएगा। इतना सुंदर काम। एक बार फिर से आपका रियली आभार कि आप यहाँ आई हैं, हमारे बच्चों से आप मिलने को इतनी उत्सुक रही। तो आपकी किताबों की भी हम दिखाएंगे, बीच में हम देखेंगे आपकी किताबें। आपसे थोड़ा पहले जान लेते हैं विमला जी, आप इतना कुछ कैसे कर देती है? इतना कुछ, इतने ज्यादा पुरस्कार, इतना लेखन कैसे हो गया संभव? कब से लिखना शुरू किया आपने? सबसे पहले तो मैं आपको और सभी बच्चों को नमस्कार करती हूँ। शील जी जुड़ी हुई हैं, उनको नमस्कार करती हूँ।
और ये सोचिए कि आपने जो प्रश्न किया है वो बहुत वाजिब प्रश्न है कि इतना काम कैसे कर कैसे लिया। तो आपने वो कहानी एक सुनी होगी कि बहुत सारी जब लकड़ी का गट्ठर तोड़ने के लिए देते हैं, तो लकड़ी के गट्ठर को नहीं तोड़ा जाता है, किंतु कोई भी जो स्टूडेंट है वो भी लकड़ी के गट्ठर को नहीं तोड़ सकता है। तो फिर क्या करते हैं गुरु जो होते हैं वो लकड़ी के गट्ठर को खोल देते हैं और एक-एक लकड़ी सबको देते हैं कि अब इसको तोड़ो, तो वो सब तोड़ लेते हैं। तो ये जो है हमें सिखाती है ये कहानी कि जब हम काम को छोटे-छोटे पार्टिकल्स में बाँट देते हैं, तो वो काम बहुत आसानी से हो जाता है। तो मेरा शुरू से इसी तरह से काम करने का एक सलीका रहा है कि मैं काम को बहुत छोटे-छोटे पार्टिकल्स में बाँट देती हूँ। तो मुझे काम करने में कभी कोई परेशानी ही नहीं आई, चाहे कितना भी बड़ा काम हो। मैंने हमेशा उसको पूरा किया है और अभी जो आपने जाना, वो केवल मेरा साहित्यिक परिचय ही आपने दिया। हुँ, उसके अलावा आपको मैं बताऊँ कि मैं सक्रिय राजनीति से भी जुड़ी रही हूँ 30 अच्छा। वर्षों तक और मैंने 5 चुनाव लड़े हैं और ओहो! जनता के बीच जाकर के मैंने उनके लिए बहुत काम किया है, जनता के लिए भी वाह! बहुत काम किया है। अच्छा। तो बहुत से लोग ये बात भी देख कर के दंग हैं कि आपने राजनीति में और तो साहित्य में हाँ। दोनों में समांतर इतना काम कैसे कर लिया? तो मैं आपको फिर से कहूँगी कि अनुशासनबद्ध तरीके से डिसिप्लिन मैनर के अंदर हम लोग अगर काम को छोटे-छोटे टुकड़े में हम बड़ा प्रोजेक्ट नहीं लें। हमेशा अगर बड़ा प्रोजेक्ट भी है, तो उसको कई पार्ट में बाँट दें हम। दिन में बाँट दें। एक दिन में भी सुबह-शाम बाँटा जा सकता है। तो इस तरह से उसको हम बाँट करके अगर काम को करते हैं, तो बहुत आसानी से हम काम को कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर भी मैं कहूँगी कि ये वाक़ई वृहत काम है, बहुत ज़्यादा। जैसे जब मैं पढ़ रही थी, खुद ही समझ नहीं आ रहा कि इतना कैसे कोई कर सकता है। तो वाक़ई ये बात काबिल-ए-तारीफ़ है, जितना भी हम अनुशासनबद्ध रहते हैं, फिर भी हम ऐसा नहीं कर सकते विमला जी जैसा आपने किया है। तो ये आप बताइए, क्या बचपन से ही ए आपको शौक रहा? एक चीज़ और मैं बोलूँ, जी, जी। जैसे आपने कहा कि नहीं कर पाते हैं, हाँ, तो मैं एक बात कहती हूँ, बहुत से काम होते हैं जो छूट भी जाते हैं। हाँ। जैसे आपने बोला ना नहीं हो पाते हैं। हमने किसी एक काम को हम लेके बैठे, हमने उसको 70% तक पूरा कर लिया मान लो और 30% हम पूरा नहीं कर पाए। तो हम 30% पूरा नहीं कर पाए इसलिए वो 70% किया हुआ। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ जब मैं काम करती हूँ तो बोनस टाइम भी रखती हूँ। जो जो मैनेजमेंट का प्लानिंग करती हूँ कि इस काम को मुझे इस तरह से करना है, तो मैं उसका बोनस टाइम रखती हूँ। यदि मैंने सोच लिया इस काम का मुझे संपादन करना है, तो मैं 1 घंटा उसका नियत कर लेती हूँ कि सुबह 7 बजे से 8 बजे तक मुझे इस काम के लिए बैठना है। किंतु हमेशा ऐसा नहीं हो पाता है क्योंकि कोई न कोई अड़चन आ जाती है। तो मैंने उ उस दिन का काम सिर पे चढ़ गया, है ना? पहले का हमें दूसरे दिन हमें दूसरा काम करना पड़ेगा। तो मैं उस दिन का काम जो छूटा उसको छोड़ देती हूँ और दूसरे दिन का जो तय काम है उसको करती हूँ। तो कुल मिलाकर के लास्ट में 1 या 2 दिन बोनस दिन रखती हूँ, तो उस दिन मैं वो छूटे हुए काम को पूरा कर लेती हूँ। तो इस तरह से कोई भी ऐसी बात नहीं हो कि मेरा 70% जो काम किया है, वो 30% नहीं करने की वजह से बेकार चला जाए, एक बिक बात। हाँ। दूसरी बात ये मैं कह रही हूँ कि कोई भी काम में यदि हम सोचते हैं कि 100% परफेक्शन, तो जब हम सोच लेते हैं कि मेरा 100% परफेक्ट काम होना चाहिए, तो भी हम कई बार काम को पूरा नहीं कर पाते हैं। तो मैं कई बार सोचती हूँ कि जरूरी नहीं है कि हर काम को हम 100% परफेक्शन के साथ करें। यदि उसके अंदर कुछ अनियमितता हो गई या कुछ कमी भी रह गई तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। आपने अगर 90% भी उसको कर लिया ना, काम को बाहर दे दिया काम को करके, तो आपकी जीत ही है, विजय है। मतलब काम के ऊपर आपकी विजय है, आपने विन किया है, आपने अचीवमेंट किया है। इसलिए आप इस चीज को भूल जाइए कि मुझे 100% करना है, क्योंकि कोई भी काम 100% नहीं होता। आज मैं आपको सोच के दूंगी कि मैं इंटरव्यू जो करूंगी वो 100% होगा, नहीं, ऐसा मैंने सोचा ही नहीं।
क्योंकि आप उसमें हो सकता है कोई कमी निकाल दें, तो वो 100% हुआ ही नहीं। तो ये 100% मेरा सोचना है। सब सब सोचेंगे या 4 लोग और उसको देखेंगे तो वो 100% नहीं कहेंगे। इसलिए हम इस चिंता को छोड़ दें, तो बहुत से काम तो हमारे वैसे ही पूरे हो जाते हैं, जब हम ये चिंता नहीं करते हैं तो। वाकई इतनी बढ़िया बातें आपने बोली हैं मैनेजमेंट की कि यहाँ बैठे जो बच्चे हैं, अगर उनमें से ये लोगों ने अपना लिया ना, तो इनकी जर्नी तो अभी से ही शुरू हो सकती है। इतनी बढ़िया दोनों बातें आपने बोली कि 100% की चिंता मत करो, वो अपनी तरफ से करिए, लेकिन हमेशा कहीं ना कहीं कुछ रह ही जाता है, इससे वो चिंता मत करिए। और दूसरा आपने कहा कि 30% जो काम नहीं किया उससे 70% बेकार हो जाएगा, इससे अच्छा उस 30% को भी कर लिया जाए। और बोनस टाइम की जो बात की वो भी बहुत अच्छी, कि हमेशा हम एकदम बंद कर लेते हैं अपने आप को कंपार्टमेंट में, इतने में नहीं, एक दो दिन आप रख सकते हैं जहां पर स्पिल ओवर के चांसेस होते हैं, वहां पर आप उसको बोनस में आप डाल के काम को खत्म करें। जो काम को उठाया है उससे खत्म करें। 70% किया है और 30% की वजह 70% ना छूटे। और जो बातें आपने बोली, वाकई एक से एक मैनेजमेंट के बहुत बढ़िया ट्रिक्स आपने दिए हैं। और मुझे आशा है हम सभी, अब मैं भी इसी तरह से अब लगूंगी और मैं कह सकती हूँ, एक क्योंकि एक चीज और मैं इसके जी, साथ जोड़ना जी, चाहूंगी कि मैं जब वर्क लिस्ट बनाती हूँ, जो काम मुझे करना है, उसकी मैं वर्क लिस्ट बनाती हूँ। और जैसे-जैसे काम होता जाता है ना, उस पर मैं टिक लगाती जाती हूँ। किसी से फ़ोन पे बात करनी है ना, वो भी मेरी वर्क लिस्ट में होता है। तो उससे क्या होता है, एक तो दिमाग में बोझ नहीं होता है, दूसरा हम अफ़रा-तफ़री में काम नहीं करते। बहुत सा काम है और समय हमारा इसीलिए भी डिस्टर्ब हो जाता है कि हम बहुत अफ़रा-तफ़री में काम करते हैं, कि हमको क्या-क्या करना है। यदि आप मार्केट जा रहे हैं, तो जिस शॉप के लिए आप जा रहे हैं मार्केट, हो सकता है वो शॉप आपको बंद मिले, तो आपको उसके विकल्प सोच के भी जाना चाहिए। अगर मार्केट में गई तो उसके आसपास और क्या काम है, मैं उनको करके आऊं। अगर वो शॉप बंद है तो मेरे पास तो चली तो गई हूँ, तो मैं साथ में वो काम करके आऊं। इस तरह से अगर हम चीजों को प्लानिंग करते हैं और वर्क, क्योंकि वो भी एकदम से याद नहीं आता है, किंतु हमारी जो वर्क लिस्ट होती है, उस वर्क लिस्ट के अंदर वह काम हमारा लिखा होता है और हमें याद नहीं करना पड़ता और हम फट से उस काम को उठा लेते हैं कि हमें ये काम को पूरा करना है। और आपको बताऊं, जब ये मेरी वर्क लिस्ट भी बनती है ना, तो उन लिफाफों पे बनती है जो मेरे पास डाक के द्वारा आते हैं, उनको खोल करके उन कागज को भी मैं काम ले लेती हूँ और वर्क लिस्ट बनाती हूँ अपनी। आपने तो आज बस अपने जीवन में जितने भी अनुभव है, इतने अनुभवी हैं आप, और इतने ज्ञान सूत्र आपने आज बैठे बैठे दिए हैं कि रिसाइकलिंग करो बेटा, वेस्ट मत करो पेपर, देखिए किस तरह से लिस्ट बनाओ, प्रायोरिटी सेट करो। कितना सुंदर आपने इतनी थोड़ी ही देर में इतना कुछ बता दिया। विमला जी, वाकई आज हमारे बच्चे बहुत ज्यादा खुशनसीब है कि आज आप यहाँ आई हैं, मैं बताऊं आपको। और दूसरी बात ये कि आपने ये इतना जो लिखा है, ये बचपन से लिखा या बचपन से सिर्फ पढ़ा और एक समय आया जब आपको लगा अब मुझे लिखना है? कैसी कैसे रही ये यात्रा, कैसे चला ये काम? ये बात सही है कि लेखन जो होता है वो बचपन से होता है, किंतु बचपन में जो लेखन का गुण हो सकता है, किंतु वो पल्लवित जब ही होता है ना, पुष्पित पल्लवित तभी होता है, बाहर तभी आता है जब उसको पोषण मिले, जब उसको कोई सिखाने वाला हो, उसकी जिज्ञासाओं को कोई शांत करने वाला हो। जैसे उषा जी, आप जो काम कर रही है ना, वो एक इतना अच्छा काम कर रही हैं इस तरह की वर्कशॉप चला करके, कि जो बच्चे इस और रुझान रखते हैं, उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, एक प्लेटफॉर्म आप दे रही हैं। उनको अगर कहीं रुकावट आती है, कोई बाधा आती है, तो वो आपसे पूछ सकते हैं और आप उनको गाइड करेंगी और वो आपसे गाइडलाइन ले सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा है। तो उस समय तो इस तरह की इंटरनेट और ये सब स्थिति थी नहीं, तो हमारे स्कूल के अंदर इस तरह की गतिविधियां चलती रहती थी। तो उसमें ऐसा नहीं था, हमारे स्कूल के अंदर जो पोर्च होता था उसमें भित्ति पत्रिका लगती थी और उस भित्ति पत्रिका में हमको हाथ से लिख करके लगाना होता था। चित्र लगाती थी, मैं चित्रकला भी बहुत अच्छी बनाती हूँ, तो मैं मेरी चित्रकला में भी, मेरी प्रदर्शनी में भी मेरी आर्ट पेंटिंग्स रखी जाती थी।
तो इस तरह से विमला कई जी, चीजों में कितने मैं गुण परफॉर्म। आपने रखे हुए अपने पास, पता नहीं अब धीरे धीरे सब निकल रहे हैं, आज तो बच्चे खुश हो जाएंगे। इस बहुत तरह से सुंदर। जैसे आप अभी उषा छाबड़ा है जो बच्चों को गाइड कर रही हैं, उसी तरह से दिल्ली से हमारी मैडम थी उषा भाटिया, और वो हमको ये डिबेट कॉम्पिटिशन्स वगैरह कराती थी, तो बहुत अच्छे टॉपिक्स देती थी। और मैं उन टॉपिक्स पे लिख करके ले जाती थी, क्योंकि सुबह सुबह बीबीसी लंदन अपने पापा के साथ में सुन ही लेती थी, तो पापा से भी इन बातों पे डिस्कस करती थी। तो बहुत सारी चीजें की जानकार हो गई, क्योंकि मुझे लिखना होता था, क्योंकि जब हमें कुछ करना होता है तो हम उस और ध्यान देने लगते हैं। आज आप बच्चों को, मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, की बात कर रहे हैं, तो बच्चे उस और ध्यान दे रहे हैं। जब हम ध्यान देते हैं तो हमें ज्ञान अपने आप मिलने लगता है। और ये सब जब हो गया, प्रैक्टिस भी हो गई, बदलाव आता ही है, शादी होती है, उच्च शिक्षा अर्जित करती हैं, और बच्चे हो जाते हैं, परिवार हो जाता है। बहुत बाद में भी मैंने फिर से लिखना शुरू किया, और फिर से लिखना इसलिए शुरू किया मैंने कि जब मैं राजनीतिक फील्ड में आई और मैंने पहला चुनाव लड़ा, तो मैंने देखा कि जो मेरे कस्बे की जो जनता है, वो कितना फटेहाल जीती है, कितनी दयनीय स्थितियां हैं, और स्त्रियों की, बच्चों की तो बहुत ही खराब हालत है। तो वो मुझे प्रेरित प्रेरित करती थी। मेरे दिल में एक कचोट उठती थी कि मैं उनके लिए कुछ काम करूं, और जो लिमिटेशंस होती है कि हम कुछ कामों को नहीं कर पाते हैं, तो मैं उसको पेन से लिखूं, कलम से लिखूं, उनकी आवाज बन के मैं आवाज को उठाऊं। तो इस तरह से मैंने जर्नलिज्म का काम शुरू किया था, पत्रकारिता का काम शुरू किया, और उनकी आवाज बनने लगी मैं। तो काफी चीजें जो थी वो धीरे धीरे सरल होने लगी जब उनकी आवाज बनी। तो इस तरह से नहीं, मतलब मेरा मन ये था कि बस किसी भी तरह से उन लोगों की मदद की जाए, और मदद के अच्छे परिणाम भी सामने आए। और मैंने अपनी आंखों से देखे हैं कि वाकई में बहुत फायदा होता है। आज जो बच्चे आपसे जुड़े हुए हैं, आज उन्हें नहीं मालूम कि ये कितना अमूल्य समय है, और आने वाले समय में वो इन बातों को याद करेंगे कि वाकई में हमारा समय कितना अच्छा गुजरा था, और हमें कितना कुछ सीखने को मिला था। तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छी बात बोली। वाकई ये बच्चे ना अभी छोटे हैं, मैं जानती हूँ। ये अभी हम लोग जुड़े हैं अप्रैल से, हमने ये काम शुरू किया जब ये हमेशा मुझे हर संडे मिलते हैं। पर हमने इस बीच बहुत सीखा है, क्योंकि हर संडे मिलने का, और ये दिसंबर आ गया, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, इतने महीने हो गए, और कितने हफ्ते, चार चार हफ्ते हर एक में, और बिना नागा हम मिले हैं। और इतने प्रोग्राम हमने किए, इतने ऑथर टॉक हुए, इतने लोग आए, कभी कोई कैलीग्राफी सिखा रहे, मतलब कि विमला जी, चाहे ये 10-12 बच्चे हैं, लेकिन मुझे पता है कि आगे जाके कहीं ना कहीं इनके पूरे जो व्यक्तित्व है उसमें ये छाप छोड़ेगा, जरूर छोड़ेगा। उषा जी, मैं ये कहूँ तो आप ये राष्ट्र की बहुत बड़ी सेवा कर रही हैं, जो अपनी क्योंकि तरफ से हो बच्चे सके। जो है हमारा भविष्य है, जी। और हमारा जो राष्ट्र है इन्हीं के कंधों हम्म। पर है ना, आने वाला कल यही है। तो आप जो इनके लिए 12, तो जरूरी नहीं है कि सभी लोग जाकर के सेना में भर्ती हो जाएं और मोर्चे पर ही लड़ें। ये भी बहुत बड़ी देश सेवा है कि हम बच्चों को बहुत सही गाइडलाइन दें। तो ये बहुत उम्दा काम आप कर रही हैं, मैं इसकी बहुत प्रशंसा करती हूँ थैंक और यू। आपकी सराहना करती हूँ। थैंक यू, थैंक यू। तो आज आप यहाँ पर हैं, और हमारे बच्चे भी बहुत देर से आपको सुन रहे हैं, और उनको पता है इतनी कहानियों किताबें लिखी। एक बार मैं सिर्फ उनको दिखा देती हूँ पहले, फिर आपकी एक कहानी हो जाएगी, ठीक है? जल्दी से हम उनको दिखाएंगे। आपने जो मुझे भेजा था ना, उसमें मैंने देखा बहुत सारी आपकी पिक्चर्स हैं उसमें। तो बच्चों, ये आप देखिए विमला जी, इनको पुरस्कार मिल रहा है साहित्य अकादमी से। और फिर यहाँ देखिए, वाह, इतने सारे पुरस्कार। देखिए, बीकानेर से बाल साहित्य पुरस्कार 2013 में। तो ऐसी शख्सियत यहाँ पर है आपके सामने, ठीक है? और इन्होंने ये बाल साहित्य विशेषांक है मधुमती, इसका संपादन, यानी एडिटर थी ये उसकी। फिर ये सलिल प्रवाह वार्षिकी प्रकाशन इनके यहाँ से होता है, इतने सालों से हो रहा है, और एवरी ईयर ऐसे निकलता है।
तो ये भी बहुत बड़ी बात है। और ये देखो 96, 2008 प्रेरणादायक बाल कहानियां, 99 में देखिए कितनी सारी जंगल उत्सव, फिर कहानियां ही कहानियां, सुनहरे और सिमुरू, मजेदार बात, कामिया के फूल, फिर अनमोल भेंट, सितारों से आगे, किस हाल में मिलोगे दोस्त, माय गॉड, उड़ने वाले जूते, अभी नई जो बनी है, एक हवा से बातें, फिर कारगिल की घाटी, पृथ्वी ने मांगी चप्पल, फिर कितनी सारी पुस्तकें इन्होंने संपादन किया है जिसका, श्रेष्ठ बाल एकांकी संचयन, पत्र तुम्हारे लिए, बहुत सुंदर। देख रहे हैं आप लोग, ये सब मोटिवेशन की चीजें बेटा, कितना किया है काम देखो, ये देखो कितना पुरस्कार मिल रहा है। ओहो। देखिए आप, और बहुत से प्रोग्राम्स का भी आयोजन इन दिनों, तो ऑनलाइन में भी बहुत कुछ चल रहा है, व्हाट्सएप भी चल रहा है, इनका एक ग्रुप। तो ये सारी चीजें बेटा सीखने वाली हैं। तो आज हम पहले तो सुनेंगे विमला जी से उनकी कहानी। जी विमला जी, आप एक बच्चों को, हमारे बच्चों को कहानी सुनाइए, वो इंतजार कर रहे हैं। बच्चे को किस तरह की कहानी सुनना पसंद करेंगे? वैरायटी बहुत है, कुछ भी मांग सकते हो। एडवेंचरस, एडवेंचरस, एडवेंचरस। और और कौन सी? फनी, फनी एडवेंचरस, फनी फनी। हम जूतों से बनी चप्पल। हाँ हाँ। जूतों से बनी चप्पल। युद्ध, युद्ध वाली, ओ कारगिल वाली देख लिए से, युद्ध वाली कह रहे हैं जूतों ये। से बनी चप्पल। जूतों से बनी चप्पल, उड़ने वाले जूते। हाँ 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 पृथ्वी उड़, ने मांगी चप्पल। हाँ पृथ्वी ने वो मांगी चप्पल, हाँ, पृथ्वी ने वो मांगी चप्पल। वो सुनना है। यस हाँ, मैम। हाँ हाँ, चलो वो सुना पृथ्वी दो, ने पृथ्वी ने मांगी मांगी चप्पल। चलिए विमला जी आप सुनाइए। वैसे तो आपकी फरमाइश जो है सर्वोपरि है, हाँ। तो मैं सबसे पहले तो ओ ये बुक आपको दिखा दूं हाँ, जो पब्लिश दिखाइए होकर के आई दिखाइए है, दिखाइए। और ये दिल्ली से ही पब्लिश हुई है। अच्छा, बहुत सुंदर। हाँ जी। बहुत सुंदर, एक बार सब लोग पहले ताली तो बजाएंगे मैम के लिए, है ना? हाँ चलिए। हाँ जी विमला जी। कि सोचेंगे कि ऐसा क्या हो गया जो पृथ्वी को चप्पल मांगनी पड़ी, जी। ऐसा भी क्या हो गया। तो मैं सुनाने जा रही हूँ आपको ये कहानी, और आप लोग ध्यान से सुनना। देखिए इसके अंदर क्या रहस्य है कि अच्छा। पृथ्वी ने क्यों चप्पल मांगी। एक दिन पृथ्वी चलते चलते अचानक रुक गई। इतने सालों से चक्कर लगा रही हूँ, मेरे पाँव में छाले पड़ गए हैं, मुझे भी पाँव में पहनने को चप्पल चाहिए। जब पृथ्वी चलते चलते रुक गई तो क्या हुआ, दिन और रात दोनों ही ठहर गए। जहां दिन था वहां दिन, जहां रात थी वहां रात, दोनों ही अपनी अपनी जगह रुक गए। पृथ्वी पर रहने वाले जो जीव थे वो घबरा गए। ये क्या, लगातार दिन रहने से तापमान बढ़ने लगा, गर्मी होने लगी, और जहां रात थी वहां ठंडक हो गई, और तापमान गिर गया। रोशनी के अभाव में तो सारे काम ही रुक गए। अब रोशनी नहीं तो क्या करें। चलते चलते जब पृथ्वी रुक गई तो चांद को भी परेशानी हुई। वो पृथ्वी के चक्कर लगाता हुआ उसे मनाने की कोशिश करने लगा, परंतु पृथ्वी नहीं मानी। वह चांद को अपने पांव के छाले दिखाने लगी और कहने लगी, मुझे चप्पल चाहिए, मुझे चप्पल चाहिए, मुझे चप्पल चाहिए। अब तो सूरज भी परेशान हो गया। पृथ्वी के स्थिर खड़े रह जाने से उसका तो कैलेंडर ही सारा गड़बड़ा गया। दिन रात नहीं बदलेंगे तो तारीख आगे कैसे बढ़ेगी, और तारीख के साथ साथ सप्ताह के सातों दिन भी चिंतित हो गए कि ये कैसे आगे बढ़ेंगे, इनके नंबर कैसे आएंगे। सोमवार के बाद मंगलवार को आना था, किंतु पृथ्वी रुक गई तो सब वहीं ठहर गया।
पृथ्वी 365 दिन सूर्य का चक्कर लगाकर एक वर्ष बनाती है। जब वही गड़बड़ हो गए तो वर्ष के 12 महीने भी सप्ताह के साथ साथ चिंतित हो गए। 12 महीने कौन? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और दिसंबर तक, वो भी चिंतित हो गए सप्ताह के सातों के दिन कि ये तो सब गड़बड़ हो गया। जब कैलेंडर गड़बड़ हो गया, सप्ताह चिंतित हो गया और पृथ्वी के महीने चिंतित हो गए, तो ऋतु चक्र भी चिंतित हो गए कि हम कैसे आएंगे, वर्षा में वर्षा कैसे आएगी, सर्दी में सर्दी कैसे आएगी, गर्मी में गर्मी कैसे आएगी। और सबको मालूम तो था ही कि ऋतु ऐसे ही तो नहीं बनती है, पृथ्वी क्या झुकी रहती है, इसीलिए तो ऋतु बनती है। अब क्या होगा, कैसे बदलेगी ऋतुएं? प्रश्न बड़ा गहरा था। अब कैसे सर्दी गर्मी होगी, कैसे बरसात होगी, कैसे समुद्र का और जमीन का, समुद्र का पानी वाष्प बनेगा। जमीन की सबको चिंता होने लगी। हवा का तो मूड ही खराब हो गया। क्या हुआ? हवा का तो मूड ही खराब हो गया। उसकी सारी अटखेलियां जो करती थी ना हवा, उसकी हैंकड़ी सारी हवा हो गई। चांद और सूरज को देखकर अब आकाश के तारे भी सोचने लग गए कि ओहो, ये क्या हो गया। पृथ्वी के एक हिस्से में उन्हें लगातार चमकना पड़ रहा था और दूसरे हिस्से में सूर्य की तेज रोशनी के कारण उन्हें कोई, पृथ्वी की चाल रुकते ही इतना कुछ प्रभावित होगा, ऐसा किसी ने नहीं सोचा था। अब पृथ्वी का चलना बहुत जरूरी है। वह अपने अक्ष पर घूम रही है और साथ में झुकी झुकी पृथ्वी के सूर्य के चक्कर लगा रही है। बादल बन रहे थे, बारिश हो रही थी, तरह तरह के पेड़ पौधे उग रहे थे, फूलों और फलों का सारा संसार हरा भरा था। हर जीवों का अपना अपना अस्तित्व था। सारे जीव आपस में विचार करने लगे, अब क्या होगा, अब क्या होगा। निरंतर धूप वाली जगह से पृथ्वी का सारा पानी सूख जाएगा। चाहे वनस्पति हो या जीव जंतु, दोनों का ही अस्तित्व संकट में पड़ जाएगा। लगातार रात रहने वाले हिस्से की भी यही हालत थी। धूप नहीं होगी तो पेड़ पौधे झुलस जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। धूप नहीं होगी तो पेड़ पौधे नष्ट हो जाएंगे। ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे करेंगे, कैसे अपना भोजन बनाएंगे? और पेड़ पौधे नहीं होंगे तो जीव जंतु खाएंगे क्या? भूखे ही मर जाएंगे। पृथ्वी को चप्पल दिलाना बहुत जरूरी हो गया। क्या हुआ? अब पृथ्वी को चप्पल दिलाना बहुत जरूरी हो गया। चट्टान पे बैठे हुए एक मेंढक ने कहा, पृथ्वी की तकलीफ को हमें भी समझना चाहिए। तालाब की एक मछली ने बाहर निकलकर अपनी राय दी। क्या पृथ्वी इतनी नाजुक है? बरगद के पेड़ ने पूछा, क्या पृथ्वी इतनी नाजुक है? क्या चलने से उसके पांव में छाले पड़ गए हैं? डाली पर बैठा कौवा भी भूला, उसके नाक की चप्पल कहाँ मिलेगी? और अगर कोई मुझे बताए तो मैं पृथ्वी के लिए चप्पल ला सकती हूँ। कछुए का सवाल भी वाजिब था। सब मिलकर चर्चा कर रहे थे। चिड़िया ने कहा, मैं उड़ती हूँ और ढूंढ लेती हूँ कि कहाँ चप्पल मिल रही है, ताकि पृथ्वी की परेशानी खत्म हो। पृथ्वी खुश तो पृथ्वीवासी भी खुश। हमें पृथ्वी की चिंता करनी होगी। पास ही खड़ी एक छोटी लड़की ने कहा। पृथ्वी भी सबकी चर्चा सुन रही थी और उसे लग रहा था, ओ, सब मेरे बारे में कितना सोच रहे हैं, कितने चिंतित हैं। और उसने, पृथ्वी ने देखा, एक नन्हे फूल की आंखों में तो आंसू आ गए। उसकी ये हालत देख चिड़िया से देखी नहीं गई। उसने फूल से पूछा, फूल क्या तुम भी पृथ्वी के लिए चिंतित हो?
फूल ने कहा, मेरा तो एक ही दिन का जीवन है, मैं तो खिलकर सारे जग को खुशबू देना चाहता हूँ। उसने दुखी स्वर में क्या कहा, मेरा तो एक ही दिन का जीवन है और मैं सारे जगत को खुशबू देना चाहता हूँ। पृथ्वी ने भी नन्हे फूल की बात सुनी। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। उसके रुकते ही सब पर संकट आ जाएगा। कहाँ है उसके पैर, कहाँ है उसके पैर? पूरी बात मनगढ़ंत है, नहीं काम करने का केवल बहाना है। वह तो अपनी धुरी पर घूमती है, उसके पाँव नहीं है। वह तो अपनी धुरी पर घूमती है, केवल पाँव में छाले होने की बात उसका एक बहाना था। नहीं नहीं, व्यर्थ की बहानेबाजी छोड़, उसे घूमना होगा। उसे इस नन्हे फूल से सबक लेना होगा। अचानक से रुकी पृथ्वी घूमने लगी। अपने अक्ष पर घूमते ही सबका मन प्रसन्नता से खिल गया और सब पहले की तरह सामान्य हो गया। बहुत सुंदर। बहुत प्यारी कहानी। और आपने बहुत ही ना ज्योग्राफी और विज्ञान इसमें जुड़ गया है ना। हाँ, ये देखिए यहाँ पर पिक्चर दिखाई है इन्होंने। ये फूल बोल रहा है ना, एक दिन का जीवन है, ऐसा क्यों कर रही है पृथ्वी, है ना। हाँ, बहुत सुंदर। हाँ बच्चों, आपको क्या लगी कहानी, अच्छी लगी? हम यस मैम, बहुत अच्छे से। हाँ मैम हाँ। बहुत अच्छी लगी। अच्छा अच्छा, गुड गुड। तो आप लोगों को क्या पूछना है मैम से? पूछिए पूछिए, क्या पूछना है? कोई प्रश्न पूछना है आपको लोहित? हम दो पूछने हैं। ओह, दो पूछने हैं, चलो बताओ। हम एक तो मैम ने कहा था कि वो ये जो भी काम करते हैं उसको डिवाइड कर लेते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में, हाँ, तो वो उसको भी करने का तो वो कैसे करें? जैसे और टाइम टेबल बनाते हैं ना, हाँ जी। वैसे एक चीज को कितने दिन करना है वो अच्छा पहले सोच लेती हैं उस अच्छा, चीज को, है ना। ठीक है ठीक बांट है लिया, फिर एक ठीक दिन है। के लिए इतना हिस्सा। ओके। मैं उदाहरण देके हाँ बताती हूँ बताएं। कि मैंने कैसे किया। मैंने स्वतंत्रता सेनानी की 3 डायरियों का संपादन किया है, अच्छा 1946, 47 और 48। 3 डायरियों का मैंने संपादन किया। तो चूंकि मेरे को संपादन करना था, तो मैं इस काम को कैसे करूंगी? तो मैंने ऐसा सोच लिया कि साल में 365 दिन होते हैं। यदि मैं प्रतिदिन एक पेज का भी संपादन करूंगी, तो एक साल में मेरा संपादन का काम पूरा हो जाएगा। और इस तरह से मैं प्रतिदिन एक पेज का सोच के बैठी थी कि मैं रोजाना 7 बजे बैठूंगी। जैसे स्कूल का टाइम होता है ना, तो हम जाते ही हैं तैयार होकर के, तो 7 बजे मैं टेबल पे बैठ जाती थी और उस एक पेज को करने के लिए बैठती थी। तो होता क्या था, मैं 3-4 पेज करके ही उठती थी। तो जो 365 दिन में काम होना था, वो 365 से ही पहले हो गया। कई दिन ऐसा भी रहा बीच में कि जब मैं नहीं बैठ पाती थी 7 बजे, किसी और जरूरत से करना पड़ता था। तो इस तरह से मैंने 365 दिन की सोची, उसको इतने छोटे टुकड़े में बांटा कि एक पेज एक दिन, यानी 365 की पूरी एक किताब मेरी तैयार हो जाएगी। दूसरा, समय निश्चित कर लिया, काम को निश्चित कर लिया, तो ये काम हो गया। अब आप कहेंगे, जैसे मैंने ये साहित्य का काम किया, तो मैंने राजनीति का काम कैसे किया? तो उसके लिए मैं करती थी, बुधवार का दिन मेरा पब्लिक मीटिंग के लिए तय होता था। सुबह 8 बजे से लेकर के 10 बजे तक लोग मुझसे मिलने आ सकते थे। 2 घंटे में जाकर के बैठ जाती थी अपने नीचे, जहाँ हमारा दरी खाना है, वहां जाकर के बैठ जाती थी और मेरा फोन मेरे पास होता था। 2 घंटे के बीच, क्योंकि उन लोगों को मालूम होता था कि मैडम बुधवार को मिलेंगी, 2 घंटा मिलेंगी, तो ऐसा है कि वो किसी भी समय आ जाए तो मेरा टाइम वेस्ट होगा ना, दूसरा काम कर रही होंगी तो मेरा टाइम वेस्ट होगा। तो मैंने उसको एक समय में बांध दिया कि बुधवार के दिन 2 घंटा वो नियत कर दिया, और 2 घंटा निकाल करके उनसे मिलती, जिनको आना था वो आ जाते, मिल लेते, बात हो जाती। उस समय के अतिरिक्त कोई आ गया तो मैं मिलती थी, ऐसा नहीं कि नहीं मिलूं, फिर भी मेरी यही उनसे गुजारिश रहती थी। तो उससे मेरे को
बहुत सहूलियत हो गई। पूरा टाइम टेबल भी बना, उसको टुकड़ों में ऐसा बांट दिया कि भार भी ना महसूस हो, और वो धीरे धीरे रोज का रोज, और फिक्स टाइम पे फिक्स करना ही है। अगर रह गया तो वो एक अलग बात है, लेकिन बिल्कुल मतलब मैनेज करके ही चलना है। आलस नहीं करना, आलसी नहीं है ना आप बिल्कुल भी, है ना तो मैं विमला जी? आप आलसी नहीं है अच्छा ना बिल्कुल भी? जब मेरे को काम करना होता है तो मुझे कुछ भी नहीं देख सूझता है। लिया, ये देखो कितना सुंदर बात है ये ना, कितनी सुंदर बात है। एकदम एम पर रहो, है ना? जब वो एम दिख रहा है, नींद कैसे आ सकती है रोहित? समझ ठीक आ है रही है? मैम। यस हाँ, मैम। और दूसरा प्रश्न क्या था आपका, पूछो। दूसरा था कि जो उन्होंने स्टोरी जो लिखी है, वैसे तो इनकी सारी स्टोरी फेवरेट होगी, उनको पता है, हाँ। लेकिन जो इनकी सबसे फेवरेट स्टोरी कौन सी थी? ओ ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। हाँ हाँ हाँ, नहीं मैं कि समझ सकता हूँ। सबसे फेवरेट किसको कहे? अभी आप हाँ 12 बच्चे यहाँ बैठे हुए नहीं, मुझको हैं। पता है मुझे। तो किसको फेवरेट कहे? हाँ जी हाँ जी। क्योंकि मैं कहानी को तभी लिखती हूँ हाँ जब जी। मुझे ये लगता है कि ये कहानी मुझे पसंद आ गई। सबसे पहले मुझे पसंद आनी चाहिए। मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है कि जब तक मेरे को पसंद नहीं आती है, मैं कोई भी रचना नहीं लिखती हूँ। ठीक है चाहे 2 महीना ना लिखूंगी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है उस 2 महीने में मैं दूसरा काम कर लूंगी, ठीक है। किंतु मुझे पसंद आएगी तभी मैं उस कहानी को लिखती हूँ। तो ठीक। यानी मुझे पसंद आ गई। सबसे बड़ी बात ये होती है कि खुद को पसंद आनी चाहिए। हाँ हाँ हाँ। मुझे पसंद आ गई, तब मैंने उसको लिख लिया कहानी को, और वो कहानी मन के अंदर चलती रहती है, चलती रहती है। अभी ठीक भी है। आप मेरे साथ बात कर रहे हैं, हाँ जी किंतु साथ में हमारा जो दिमाग होता है ना, वो 1000 घोड़े का सवार होता है। किंतु जी। साथ में दूसरी बात भी हो रही होगी कि क्या पता मम्मी ने रसोई में चाय बनाई या नहीं बनाई मेरे लिए, जरा बोल आता हूँ। हालांकि मेरे से बात कर रहे हैं, फिर भी एक दिमाग ये बात पे दूसरी ओर ध्यान ले जा रहा है आपका। तो इस तरह से जो हमारा दिमाग है ना, 2-3 तरह से चलता है, 2-3 चीजों में चलेगा। एक तो हम काम कर रहे हैं जिसमें चलता है, दूसरा दिमाग और चलता है कि ये मेरे बाहर दोस्त आए होंगे, है ना, खेलने का टाइम हो जाएगा, वो इंतजार करेंगे, मुझे जाना है। तो ये इस तरह से 2-3 दिमाग हमको उलझाते हैं, गड़बड़ गड़बड़ करते हैं। किंतु हमें ये सोचना है, निश्चित करना है कि नहीं, मुझे ये करना है, तो मुझे ये करना है, तो वो काम चीज हो जाती है। हमें भटकना नहीं है। कई बार क्या होता है, भटकाव हो जाता है, आलस नहीं भी करते हैं ना, तो हम भटकने लगते हैं। हम बैठे तो करने के लिए 1 घंटा, जब मैंने 7 बजे सोच लिया कि मुझे ये किताब लिखनी है, अनमोल भेंट, है ना, ये कहानियों की किताब मैंने केवल 40 दिन के अंदर लिखी है। ये पूरी किताब मैंने 40 दिन में लिखी है। किंतु जब मैंने सोच लिया कि मुझे ये काम करना है, इस बीच मुझे कोई दूसरा काम आया, तो जिस समय मुझे इसको करना था वो छोड़ के मैं दूसरा करने लग जाऊंगी, तो क्या होगा, ये काम पूरा नहीं होगा। तो नहीं हमें होगा। भटकना नहीं है। बहुत ही अच्छी बात, भटकना नहीं है, एकदम एम पर रहना है, कैसे करना है सीखो बेटा। हाँ जी, और रिंशी, अवन्या, कुछ मन में आ रहा है, कुछ प्रश्न? कान्हा? यस मैम। हाँ, पूछो। मैम जैसे मैं आपको देख के बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थी। आपके विचार मुझे बहुत ही सुंदर लगे। आपने ये बातचीत एक कहानी से शुरू की थी। कहानी वो ही सेम कहानी जब मैंने सुनी तो हमें सिखाया गया था कि एकता में शक्ति है, और अगर हम अलग अलग कर दें, अगर हम अकेले हो तो हम काम पूरा नहीं कर पाते। उसी सेम कहानी का आपने एक और सुंदर पर्सपेक्टिव लिया, और बहुत सुंदर। जिससे आप दर्शाती हैं कि आप हर चीज से सीखना पसंद करती हम्म। हैं। अब मेरा प्रश्न ये था कि आप लिखती कैसे हैं, मतलब आपको आइडियाज कैसे आते हैं? लिखने के लिए हमें पढ़ना भी पड़ता है ना, हमें पढ़ना पड़ता है। हम सोचे कि केवल हम एक कमरे में बैठ जाएं और बैठ करके लिख लें, ऐसा नहीं होता है। हमें पढ़ना भी होता है, लोगों से मिलना भी होता है। तो मैं तुम जैसे बच्चों के साथ रहती हूँ, आपने फोटोग्राफ्स में देखे होंगे ना कि मैं बच्चों के साथ जुड़ करके काम करती हूँ, उनके साथ स्कूल में भी काम करती हूँ मैं बच्चों के साथ जुड़ करके, और घर में भी बच्चे होते हैं।
आपको उनके साथ उनकी बातों को सुनना होता है, बच्चे बन करके उनके साथ खेलना होता है। और जब मैंने कहा, आपको बात ही में बताया था कि मैं जब गरीब बस्तियों में गई थी, तो उनकी बातों को मैंने देखा कि किस तरह से मवेशी भी एक जगह बंधे हुए हैं, उनका खाने का चारा भी वहीं पड़ा है, वही चूल्हा जल रहा है, वही खाना बन रहा है। ऐसे में गंदगी फैली हुई है, लोग बीमार नहीं होंगे तो क्या होंगे, उनकी क्या समस्याएं हैं कि वो किस तरह से अच्छा जीवन जिए। तो इनके बारे में इनको सरकार क्या सुविधा दे सकती है, इन पे मैंने विचार करना शुरू। अगर मैं वहां नहीं जाती, नहीं देखती, तो मैं कैसे लिखती? और इसके लिए हमें पढ़ना भी पड़ता है। यदि मैं सोचती कि इनको क्या सुविधा मिलनी चाहिए, तो मुझे इसके लिए पढ़ना पड़ेगा ना, कि क्या क्या नियम कानून बने हुए हैं। इतने सारे बने हुए हैं कि जो हमारे नेता लोग होते हैं, उन्हें कई सारे नियम पता ही नहीं होते हैं। तो अगर एक पढ़ा लिखा अच्छा व्यक्ति जो संवेदनशील है, वह अगर चुन करके जाता है, तो वो कोशिश करता है इसके लिए कि जानने की, अधिकारियों से पूछते हैं, कई बार अधिकारी भी नहीं बताते हैं, है ना? तो हमें खुद को पढ़ना होता है कि लाइए इसकी किताब क्या है, क्या नियम है, क्या ब्रोशर्स हैं, हम इसको पढ़ करके देखें। तो पढ़ना भी पड़ता है। और जैसे मैं कहानियां लिखती हूँ, तो मैं ऐसा नहीं कि खुद की कहानियां लिखती हूँ, मैं बहुत सारे रचनाकारों को पढ़ती हूँ। प्रतिदिन साल की लगभग मेरे पास 200-250 किताबें मैं पढ़ लेती हूँ। इतनी किताबें मेरे पास आती हैं और मैं करीब करीब सबको पढ़ती हूँ, किसी को आधा पढ़ती हूँ, किसी को पूरा पढ़ती हूँ, पर मैं देखती सबको हूँ। और पढ़ने से तो बुद्धि का विकास होता ही है, और आपकी शब्द शक्ति बढ़ती है, आपकी याददाश्त बढ़ती है, आपका दृष्टिकोण बढ़ता है। जितना आप देखेंगे, मैम ने बताया था कि मैंने देश विदेश की यात्राएं की हैं, तो पहले जब मैं भारत में थी, तो मेरे को लगता, प्राउड फील होता था कि भारत ही सब कुछ है और दुनिया के अंदर कोई कुछ भी नहीं है, जो है सो सब भारत है। किंतु जब मैं बाहर विदेशों में घूमी, तो मैंने कहा नहीं, हमारी ये अवधारणा गलत है। बाहर भी वही इंसान है, और उस इंसान ने बहुत तरक्की की है, उसके पास भी बहुत कलाएं हैं, उसके बाद भी बहुत संपदा है, जिनके लिए हम भी कहते हैं ना, गर्व करते हैं, तो वो लोग भी गर्व करते हैं। इसलिए मतलब सब तरफ ऐसा हुआ है, केवल हमारे यहाँ ही ऐसा नहीं है। हमारा दृष्टिकोण बदलता है, सोचने समझने का नजरिया हमें अच्छा और नया मिलता है। बहुत अच्छी बात चल रही है अवन्या, आपने बहुत सही समझाया कि किस तरह से उन्होंने वो लकड़ी के तोड़ने वाली जो बात है वो पर्सपेक्टिव ही बदल दिया उसमें, है ना, प्लस पॉइंट की तरफ इशारा किया है। कान्हा आ रहे हैं अपने प्रश्न के साथ। हाँ जी कान्हा। मैम आपको वो बुक्स लिखने का आइडिया कैसे आया? एकदम शुरुआत में तो ऐसा नहीं होता है बेटा कि हम सोचे कि हम सीधा किताब लिख दें। हमारे छोटे छोटे कदम हमको आगे की ओर ले जाते हैं। अभी के जैसे लिफ्ट लिफ्ट सिस्टम उसमें नहीं होता है, हमको सीढ़ी चढ़नी होती है, और पहले हम पहली सीढ़ी चढ़ेंगे, फिर दूसरी चढ़ेंगे, तब हम एक मंजिल पर पहुंचेंगे। फिर दूसरी मंजिल पे जाने के लिए फिर से हमसे सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी। यहाँ कोई लिफ्ट सिस्टम नहीं होता है। आप पहले काम की शुरुआत तो करिए, और जब आपकी काम की शुरुआत हो जाएगी, तो धीरे 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 ये काम होगा। एक शेख चिल्ली के सपने देखा, सुना था ना, कि टोकरी में अंडे थे, और वो सपने देखता गया देखता गया देखता गया। तो सपने नहीं देखने, वैसे करते जाना है। बहुत बढ़िया। अरिन दो हाथ उठाए हुए हैं। अरिन बोल रहा है मुझे देखो मुझे देखो। हाँ अरिन बोलो। अच्छा, मेरे पास एक क्वेश्चन है। हाँ विमला जी ने इतने सारे अवार्ड जीते हैं, अच्छा। पर इन्हें कभी अहंकार नहीं हुआ? ओहो, अहंकार नहीं हुआ आपको विमला जी? इतने पुरस्कार आपने पा लिए, अहंकार नहीं आया मन में? ऐसा है, जब आसानी से कोई चीज मिल जाती है ना, तो हमको अहंकार करना चाहिए।
किंतु जब हम बहुत मेहनत करते हैं और फिर हमको कोई चीज मिलती है बहुत मेहनत के बाद, तो फिर कैसा है अहंकार? फिर कैसा है अहंकार? अब आप देखिए, मैं साहित्य अकादमी का पुरस्कार लेकर के आई थी। ये अपने देश का सबसे बड़ा पुरस्कार है, जो मुझे बाल साहित्य की इस पुस्तक पे मिला था। इनके लिए तालियां बजेगी भाई, पहले ताली बजाओ सब लोग। यस, धन्यवाद मैम। हाँ, बहुत सुंदर। मुझे धन्यवाद मैम। राजस्थान साहित्य अकादमी का ये पुरस्कार मिला। इतने सारे पुरस्कार। आप भी मेहनत करो, आपको भी मिलेंगे अरिन। मैम आप उनके पीछे भी सर्टिफिकेट हाँ, बहुत ज्यादा। हाँ, पुरस्कार मिले। और आपको बताऊं, मैं ये साहित्य अकादमी का जो पुरस्कार मिला ना, उसमें कितना अमाउंट था? 50,000 रुपया। वाह, उसमें 50,000 रुपया मिला मुझे। और जो मैंने आपको बताया कि ये राजस्थान साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला था, इसमें मुझे 30,000 का अमाउंट मिला। तो पुरस्कार भी मिलता है और पैसे भी मिलते हैं अरे पुरस्कार में। वाह, तब तो आप बच्चे और लिखेंगे ना। हाँ, मैम। पुरस्कार और पैसे दोनों मिलेंगे, है ना, पुरस्कार और मजे आएंगे। पैसे मिलते हैं। अच्छा, मैं और आपको बताऊं बच्चों, मेरी ये किताब है, ये जैसा किस हाल में मिलोगे दोस्त, ये नेशनल बुक ट्रस्ट ने छापी है। और इस पे मुझे अब तक 1 लाख से भी अधिक रॉयल्टी का पैसा मिल चुका है। वाह, क्या बात है। तो विमला और जी, इस पर, इसमें ये विषय क्या है? ये है किस हाल में मिलोगे दोस्त। 2 कागज के रोल हैं, उसके ऊपर लिखी हुई कहानी है। थोड़ा सा मैं आपको इसका स्टार्टिंग सुनाती हूँ। हाँ, अवश्य। थोड़ा रुक रुक के बोलूंगी, कुछ गले में खारिश हो हाँ रही है। हाँ, कोई बात। मजे की बात है, वो है तो अलग अलग, पर उनका नाम एक ही है। नाम है उनका कागज। नाम एक है, पर दोनों में थोड़ा फर्क है। एक मटमेला और खुरदुरा, दूसरा सफेद एकदम चिकना। गोदाम में रहते हैं दोनों साथ साथ। अलग अलग रोल, कभी आपस में सटते हैं तो कभी टकराते। वे दिन भर बतियाते। एक दिन एक छपाई वाली प्रेस का मालिक आया। उसने उन दोनों को खरीद लिया। दोनों को लारी में लादा गया। लारी में सवार होकर दोनों छापा खाना पहुंच गए। गोदाम से बाहर निकलकर दोनों बहुत खुश थे। उन्हें सवारी का बहुत आनंद आया। खुली हवा में सैर करना भी अच्छा लगा। मटमेले खुरदुरे कागज को देखकर प्रेस के मालिक ने कहा, यह अखबार की छपाई के लिए ठीक रहेगा। सफेद चिकने कागज को देखकर कहा, यह किताब की छपाई के लिए ठीक है। दूसरे दिन दोनों कागज के रोल एक दूसरे से विदा लेते हुए बोले, अब हम शायद ही मिले दोस्त, यह अपना अंतिम मिलन है। मटमेले कागज पर अखबार छपा, सफेद चिकने कागज पर किताब। यह किताब 8वीं कक्षा की सोनू की थी, जिसे जिसे सोनू खरीद लाया। किताब को घर लाकर सोनू ने सोचा, इस पर कवर चढ़ा दूं, कहीं किताब खराब न हो जाए। उसने किताब पर पुराने अखबार का कवर चढ़ा दिया। अखबार के कागज ने किताब के कागज को पहचान लिया। तुम यहाँ? मैं तो सोच रहा था कि अब हम कभी नहीं मिलेंगे। हमारे मालिक ने हमें अलग अलग काम के लिए चुन लिया था। हाँ मित्र, देखो ना, हम फिर मिल गए। मेरी सुरक्षा के लिए कवर के रूप में तुम्हें ही चुना गया। किताब का कागज बोला, हमारी दोस्ती सच्ची है, तभी तो अब हमें कोई अलग नहीं कर सकेगा। अखबार का कागज किताब के कागज से लिपटते हुए बोला। दूसरे दिन सोनू किताब को स्कूल ले गया। किताब पर अखबार का कवर चढ़ा देखकर टीचर बोली, यह क्या सोनू, किताब पर अखबार का कवर चढ़ा दिया? इससे किताब सुंदर नहीं लगती। कल इस पर खाकी कवर चढ़ा कर लाना। सोनू बाजार से खाकी कवर ले आया। किताब से अखबार का कवर उतार कर फेंक दिया। खाकी कवर में किताब चमकने लगी। सोनू ने किताब को बस्ते में रख ली। किताब से उतरा अखबार कमरे में इधर उधर उड़ने लगा।
सोनू की मम्मी ने उसे उठाकर अखबारों में रद्दी के साथ रख दिया। दोनों फिर से जुदा हो गए। दिन में रद्दी खरीदने वाला आया। सोनू की मम्मी ने रद्दी बेच दी। अखबार का कागज चने वाले के पास पहुंच गया। चने वाले ने अखबार के कागज के कई टुकड़े कर दिए, फिर उन टुकड़ों से बहुत से ठोंगे बना लिए। अखबार के कागज से बने ठोंगे अब चने की टोकरी में पहुंच गए। चने वाला सोनू के स्कूल के बाहर चने बेचने लगा। सोनू ने भी चने खरीदे और उसकी पुड़िया बस्ते में डाल दी। एक बार फिर अखबार का कागज किताब के कागज से टकरा गया। अब तुम इस रूप में, हाय क्या हाल बन गया है तुम्हारा, दुखी दुखी होकर किताब के कागज ने कहा। अखबार का कागज गुमसुम उदास चुप रहा, कुछ न बोला। आधी छुट्टी में सोनू ने चने की पुड़िया निकाली, चने खाए और अखबार के कागज का हवाई जहाज बनाया, फूंक मारी और उड़ा दिया। हवाई जहाज बना अखबार का कागज खुश हुआ। उसने हवा में उड़ान भरी। उड़ता हुआ वह स्कूल की दीवार से टकराया और मैदान में आ गिरा। उसे चोट लगी। चोट लगने पर वह फट गया। मैदान में बच्चे खेल रहे थे। अखबार का कागज उनके पांव के नीचे आने लगा। बार बार पैर लगने से वह कुचला जाने लगा। दर्द के मारे वह कहराने लगा। कुछ देर बाद स्कूल की छुट्टी हो गई। सोनू ने बस्ता उठाया और घर के लिए दौड़ पड़ा। दौड़ते दौड़ते वह गिर पड़ा। सोनू गिरा तो बस्ता भी गिर गया। बस्ता गिरा तो किताब बाहर निकल गई। किताब बाहर निकली तो सीधे कुचले हुए अखबार के कागज से जा टकराई। दोनों मित्र एक बार फिर मिल गए। लो कहानी को आगे रखूं? हाँ मैम। हाँ मैम। जी बोलिए। लो हम फिर मिल गए। किताब के कागज ने खुश होते हुए आगे कहा, पर तुम्हारा इतना बुरा हाल, इस हाल में कैसे रहोगे मित्र? देखो तुम्हारी सांस कैसी ठंडी चल रही है। किताब के कागज ने अफसोस होने लगा। चलो मेरे साथ, अब तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, अपने साथ ले चलूंगा। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ कहाँ जा सकता हूँ, सब बात गुणों की है। आप हो सफेद चिकने कागज, तुम मुझसे ज्यादा गुणवान हो, इसलिए इतने अच्छे से रहते हो। अखबार का कागज इतना ही बोल पाया। एक आह उसके मुंह से निकली। किताब के कागज ने कहा, दोस्त मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ। दुनिया में सभी का अपना अपना महत्व होता है। जो काम आप करते हैं वह मैं नहीं कर सकता। अच्छा तो क्या मुझे भी कोई काम का समझता है? मटमैले कागज ने पूछा। दोस्त एक बात बताऊं, दुनिया में हर चीज का अपना महत्व है, कोई किसी की जगह नहीं ले सकता। तभी सोनू के नीचे गिरी किताब उठा ली। किताब को उठाकर उसने अपने मस्तक से छुआ और फिर चूमते हुए उसने किताब बस्ते में वापस रख ली। दोनों कागज फिर जुदा हो गए। मित्र खो जाने से किताब का कागज उदास हो गया। किताब को इंतजार था कि अब न जाने किस रूप में और कब अखबारी कागज दोस्त मिल पाएगा। ये बहुत अच्छी कहानी थी मैम। बहुत अच्छी। ये पुस्तक अभी मध्य प्रदेश में समग्र शिक्षा में लगी हुई है, वहां चल रही है। इसमें भी वही है, कागज, और वो दोनों कागज के बारे में है, उनके कॉम्पोजिशन के बारे में है, इवन इसका बायोडिग्रेडेशन कैसे होता है इस पर भी बातचीत हो सकती है। टीचर्स अगर चाहें तो उसको अलग अलग रूप में ले सकती हैं, इसको डिफरेंट मल्टीपल सब्जेक्ट्स के साथ। बहुत अच्छा है ना बच्चों, मजा आया है ना? यस मैम। हाँ, नैन्सी को कुछ पूछना है लग रहा है। यस मैम। हाँ पूछो। मैं उनसे ये पूछना चाहती थी कि सबसे पहले कौन सी बुक पब्लिश हुई थी? अच्छा, सबसे पहले कौन सी बुक पब्लिश हुई आपकी? वो अभी मेरे पास नहीं है, किंतु सबसे पहली जो बुक पब्लिश हुई उसकी पांडुलिपि पे मुझे पुरस्कार मिला था। अच्छा, पहला पुरस्कार मिला जब वो प्रिंट भी नहीं हुई थी और उस पे पुरस्कार मिल गया। वाह। इसका नाम क्या था? प्रेरणादायक बाल कहानियां। ओह, मैम ये कौन से सन में हुआ था? मेरे को पुरस्कार 94-95 में मिला था। अच्छा। और उसके बाद वो 96 में पब्लिश हुई थी। और तब से पुरस्कारों की झड़ियां लगी हुई, झड़ी लग गई है पूरी, है ना, एक के बाद एक।
हाँ। मैम। विश्व की 111 हिंदी लेखिकाओं में भी मेरा नाम दर्ज हुआ है। अरे वाह! दी अरे वाह! संडे इंडियन टाइम्स ने एक रिव्यू करवाया था, उसके अंदर विश्व की 111 हिंदी लेखिकाओं में मेरा नाम आया था। देख लो आज कौन आया है आपके सामने, है ना? इतना कुछ आपको सीखने को मिल रहा है। हाँ लोहित, क्या पूछना है? मैम उनको पूछना है कि मैम ने जैसे बताया कि उनको लिखने के लिए ज्यादा से ज्यादा रीड करना चाहिए। जैसे मुझको ट्रीज और बर्ड्स के बारे में देखना अच्छा लगता है, तो क्या हमको देख के या समझ के ऐसा कुछ लिख सकते हैं? हाँ मतलब बिल्कुल, बिल्कुल लिख सकते हैं आप हमको उनको देख के देख। पढ़ के, मतलब हम उनकी जुबान को समझ के या हमको पढ़ के हम लिख सकते हैं, मतलब उसका क्या उपाय है? बिल्कुल 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 लिख सकते हैं हम। मुझको उनके बारे में लिखना पढ़ना अच्छा लगता है, देखना अच्छा लगता है। हाँ हाँ हाँ, सबको अच्छा लगता है। सब बच्चों को पशु पक्षी जीव जंतु प्रकृति ये सब चीजें बहुत लुभाती हैं, सबको अच्छा लगता है। किंतु अभी के बच्चे तो सब मोबाइल ज्यादा यस देख मैम, रहे हाँ। हैं। तो इसको कैसे कर सकते हैं? किसको? तुमको समझ के हमको पढ़ के। पक्षियों को, पशुओं कैसे समझे? उनको देखो, उनको अच्छा। देखो वो क्या हरकत करते हैं, उनकी भाषा वैसी है, वो बोल तो नहीं सकते ना, हम्म। तो उनके वो जो कर रहे हैं उनकी एक्ट से समझना होता है। समय और लगता है आप लोहित। जो यस जो मैम, हाँ। दिमाग में नहीं, हाँ। जो दिमाग में विचार आ रहा है आपके, यस उसको मैम। लिखो। जो हम्म। अच्छा। आपके दिमाग में विचार आ रहा है ना, उसको हाँ लिखो, जी। और अपने लिखे हुए को आप अपने घर में अपनी मम्मी को पढ़ाओ, ओके। अपने पापा को पढ़ाओ, ओके। अपने ओके। ब्रदर सिस्टर को पढ़ाओ, ओके। है ना? तो ओके। आप लिखते रहो, लगातार लिखते ठीक रहो, है, लिखते ठीक है। रहोगे तो आपका लिखना बहुत अच्छा सद जाएगा। समझ गया। बस लिखना नहीं छोड़ो, ये मत समझ गया। सोचो कि नहीं मैंने अच्छा नहीं लिखा है तो मैं नहीं ओके। लिखूंगा, ओके। ओके। है ना? लिखते रहो, जो भी मन में आया, जैसा भी मन में आया, आप उसको लिखते रहो, लिखते रहो, तो एक दिन क्या है कि आप बिल्कुल बहुत अच्छा लिखने लग जाएंगे। हम्म। उसको छोड़ना नहीं, ठीक है है। ना? रोज की प्रैक्टिस बना लो कि मुझे रोज कुछ ना कुछ लिखना है। हम्म। ऐसा प्रैक्टिस रोज की बना लो, अगर लिखना चाहते हो लाइफ यस में, मैम, हाँ हाँ। तो एक आप प्रैक्टिस बना लो कि रोजाना हम्म। मुझे कुछ ना कुछ लिखना है। तो मेरा ऐसा जब शुरुआत के अंदर ऐसा नियम था कि मैं एक दिन की 14 डाक पोस्ट कर देती थी। कितना? अच्छा। 14, ओके। 14 डाक पोस्ट करती थी। मेरे सामने ही पोस्ट ऑफिस का डिब्बा था, ठीक है। और मैं हाथ से लिखती थी, तब कंप्यूटर भी नहीं था। लिख रोज लिख के लिख डालते जाओ, लिख लिख ओके। के डालते जाओ, लिख इतना। करके मैं डालती जाती थी, ठीक है। डाक पोस्ट कर देती थी, लिख लिख करके डालती थी। तो आपको, और उसमें ये नहीं सोचती थी मैं कहानी लिख रही हूँ, मैं हम्म। निबंध लिख रही हूँ, मैं हम्म। क्या क्या लिख रही हूँ। आपको जो जो विचार आ रहे हैं आप उनको कागज पे लिखो, और ठीक है। लिखते जाओ और रखते जाओ, और वो आप अपनी ऐसी डायरी बना लो। अच्छा, जिस हाँ। दिन आपको लगा कि आज मेरे पास कुछ भी लिखने को नहीं है, तो उस हम्म। दिन आप अपनी डायरी में अपनी दिनचर्या लिखो। ओके। दिनचर्या में ऐसा नहीं कि मैंने दूध पिया, खाना खाया। हाँ हाँ हाँ। दिनचर्या में ऐसा कि आज मैंने क्या विशेष किया। जैसे आज ठीक आपकी है। दिनचर्या अगर लिखेंगे रात को हाँ डायरी में, हाँ। तो आप ये प्रोग्राम हुआ उसमें क्या सुना, क्या देखा, क्या समझा, उसको लिखेंगे। ठीक है। और ये लिखे हुए को आप अगले सप्ताह अपनी मैम को भी बताएंगे, उषा मैम को, कि आपने क्या लिखा। ठीक तो है। वो बताएंगे कि लिखा हुआ कैसा, क्योंकि लेखन में केवल कहानी लिखना ही नहीं होता है। हम्म। देखो, जो मैंने लेखन किया है उसके अंदर ये निबंध की पुस्तक है जिसका ओ, मैंने संपादन किया है, सफल वाह, जीवन के सफल जीवन सूत्र। के सूत्र। हाँ, ये पत्र भी लिख सकते हो, आप किसी को पत्र भी लिख सकते हो। ये पत्र विधा की पुस्तक है जिसका पत्र तुम्हारे लिए। हाँ, पत्र तुम्हारे लिए, तो पत्र भी लिख सकते हो। ये देखिए, ये बाल एकांकी संचय है, आप नाटक भी लिख सकते हो। और ये देखिए, आपने अगर कहीं की यात्रा करके आए हो, आज अगर आप कहीं घूम के आए हो, जू में घूम के आए हो, तो उसके बारे में भी लिख सकते हो। ये यात्रा वृत्तांत का है, देख लो जग सारा, ठीक है। इसका संपादन किया है। तो इस तरह से लिखने में केवल ऐसा नहीं है कि कहानी और कविता है, तो लिखने के लिए कई सारी विधाएं हैं जिसके अंदर आप लिख सकते हो। कहीं ठीक है। घूम के आए हो, उस जगह के बारे में लिख लिया, उसका फोटोग्राफ लिख दिया। और लिखने के लिए देखा कि घर में कोई पढ़ने, पहले घर में पढ़ाओ, और घर में कोई पढ़ने वाला मिल जाए, सबको अच्छा लगे, आप अपना ब्लॉग बना के भी लिख सकते हैं, उसके अंदर ब्लॉग में भी लिख सकते हैं। थैंक यू मैम। मेरे अपने भी ब्लॉग लिखे हुए हैं, मेरे ठीक है। ब्लॉग भी है ना? और सब ठीक है। छपने के लिए भी भेज सकते हैं। और अब तो
मेल के द्वारा भी छपने पे भेज सकते यस मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। हैं। थैंक यू। लोहित मैम लिख रहे हैं, लोहित लिखते हैं, कुछ-कुछ कहानियाँ लिखते हैं, मैम तो अभी कोशिश हाँ, जारी है इनकी। हाँ, अब कितना बेटा टाइम हो रहा है, अब मैम लास्ट एक बस छोटा सा सवाल है। मैम आई हैव वन वर्ड। मैम जल्दी-जल्दी हाँ। मैम ने राजनीति में भी काम किया है। उन्होंने जैसे कि बताया 5 चुनाव जीते, तो उन्होंने कौन सी पार्टी से काम किया है, मैं ये जानना चाहूंगी। मैं कांग्रेस पार्टी से। अच्छा, थैंक यू मैम। मैम मुझे एक सवाल था। जल्दी। यस मैम। मैम अच्छा, आपने पार्टी कौन सी भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम जो है पब्लिक के लिए खड़े होते हैं, तो हमें पब्लिक को रिप्रेजेंट करना होता है, पब्लिक के लिए काम करना होता है। पार्टी तो सिर्फ एक टूल है। जैसे हम ये तय करते हैं कि हमें स्कूटर से जाना है या हमको बस से जाना है या कार से जाना है। पार्टी तो सिर्फ एक टूल है ना, विचारधाराओं का एक टूल है। वरना हमें काम पब्लिक के लिए करना है, इसलिए पार्टी मेरे लिए इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। ओके बोलिए। मैम। हाँ, अवन्या पूछ रही थी लास्ट, हाँ? यस चलो। मुझे पूछना था कि जैसे आपने हमें लिखने के लिए प्रेरित किया, मैंने भी इसी साल लिखना शुरू किया है। मैंने कविताएं लिखना शुरू किया है, पर जैसे मैंने अभी शुरू किया है, और मैं अगर और लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकती हूँ। पर जैसे ही मैं लिखने पर आती हूँ, मैं कुछ सोचती हूँ, फिर मैं उसे कभी अपनी रचना को खत्म नहीं कर पाती। या तो मेरे पास समय नहीं होता, या फिर मैं आलस के चक्कर में नहीं कर पाती। तो मैं उसे कैसे रोक सकती हूँ? देखो, समय नहीं होता है तो आप वो रचना को अधूरा छोड़ देती हैं, और समय होता है तो आप आलस की वजह से उसको अधूरा छोड़ देती हैं, है ना। तो मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि आपने 70% मेहनत कर ली, किंतु 30% मेहनत नहीं करी, तो उसका कोई फायदा नहीं हुआ। तो आपने जो 70% मेहनत करी, समय भी दिया, श्रम भी किया, मेहनत भी करी और समय भी दिया, वो सब जीरो हो गया, सब बेकार हो गया। तो अब आपको सोचना है, मैंने इतनी सारी विधियां बता दी आपको कि जैसे आज अगर आप उसका लिखने के लिए 7 बजे बैठी हैं, तो कल फिर 7 बजे बैठो और उस काम को पूरा करो। जरूरी नहीं है कि कोई काम एक ही दिन में पूरा हो जाए, आप उसको दूसरे दिन भी तो पूरा कर सकते हो, तीसरे दिन कर सकते हो, जब फुर्सत मिले तब बैठो। उसको कागज को फेंकने की जरूरत नहीं है। आपके विचार अपने हैं। हो सकता है आज जो लिखा हो 2 दिन बाद आपका विचार बदल जाए। आज तो आप चाहते थे कि सोनू तोता है वो मोनू तोता के यहाँ मिलने गया, कल आपका विचार हो जाए कि नहीं नहीं, मोनू तोता तो घर पे मिला ही नहीं, घर पे था ही नहीं, उसको ये बात पता थी इसलिए वो मिलने नहीं गया। या कल को कह दो कि भाई सोनू ने जाने से पहले मोनू को मोबाइल पे फोन कर दिया, है ना। तो कल को विचार भी बदल सकता है। तो कोई बात नहीं, आप 2-3 दिन में लिखो, 4 दिन में लिखो, कभी भी लिखो, तो आपका काम पूरा हो जाएगा। बस अब सबके प्रश्न हो गए, क्योंकि प्रश्न तो खत्म ना मैम होंगे कभी। एक आप पूछना सामने हैं, इतने सारे इनको मार्गदर्शन मिल रहा है तो प्रश्न तो कभी खत्म नहीं होंगे, है ना। चले बेटा, बस हो गया एक कि जो एक और। किताब हाँ, उन्होंने बच्चों ने पूछी थी ना, अच्छा। इसके ये चित्र मैंने बनाए हैं। दिल्ली अरे और मैम, वाह, हाँ आप तो कह रही थी ना कि चित्रकारी भी करती हैं आप, शाबाश, वाह। देखो क्लैपिंग होनी चाहिए, ये तो और एक वेरी ये गुड। चित्र ओ इलस्ट्रेटर में मैंने बनाए और इसका अनुवाद भी हुआ है। इसका अंग्रेजी अनुवाद भी हुआ और अंग्रेजी में भी आई है। दिल्ली एंड बिरयानी। वेरी गुड। तो विमला जी, ऐसा है कि आज तो बच्चे बहुत ही खुश हुए हैं, और आपकी तरह तरह देखिए उड़ने वाले जूते यहाँ पर। अरे वाह, खूब किताबें, खूब किताबें। आप कहाँ रहती हैं विमला जी? सब वहां पहुंचने की तैयारी में है, मैं बता दूं आपको। आप बीकानेर में कहाँ रहते हैं आप? नहीं, सलूमर उदयपुर के पास। बस बस चलो बेटा, एक दिन करते हैं गाड़ी और चलते हैं, है ना। इनके पास इतनी किताबें, वहीं बैठ जाएंगे और खुद इनकी लिखी किताबें, माय गॉड, बहुत कुछ लिखा है आपने। ये वाह। भी एनबीटी ने पब्लिश की है। क्या नाम है इसका? सितारों के सितारों आगे। के आगे। अच्छा अच्छा, सितारों ये के। किशोर उपन्यास है। अच्छा अच्छा अच्छा,
वाह! तो विमला जी तैयार रहिए, हम लोग किसी भी दिन वहाँ पहुँच सकते हैं इन सब के साथ उदयपुर के पास सलमपुर में, तो मज़ा आने वाला है। तो बच्चे आज बहुत ही खुश हैं। अरिन, अरिन वेयर आर यू? इनका शायद स्टक हो गया है। ओके, तो हाँ, अब मैं यही हूँ। अच्छा आपका वीडियो शायद ऐसा हो गया। कुछ बोलना चाहते हैं? वाइंड अप करेंगे आज आप? यू वुड लाइक टू वाइंड अप? थैंक करोगे? मैम, बोलो। हाँ धन्यवाद मैम, हमने बहुत कुछ सीखा आज। ना रिंशी, आप कैसे वाइंड अप अ, करेंगे? धन्यवाद कैसे करेंगे बताओ? मैम को आज धन्यवाद करेंगे हम लोग तो कैसे कर सकते हैं बताओ? ठीक से करो। हाँ, आवाज नहीं आ रही है। आ रही है? हाँ, अब आ रही है, आगे आ जाओ। हाँ, बोलो। हाँ, तो मैम आज पूरा मैं वाइंड अप ऐसे करूँगी कि शुरुआत से हम ये देख सकते हैं कि हमें कहानियों से भी प्रेरणा मिल सकती है और ये आपकी आवाज नहीं आ रही, आगे आओ। हाँ, बोलो। नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही, नहीं आ रही। हम्म, तो नैन्सी आप कर लो। कैसे करोगे आप वाइंड अप? वी हैव टू थैंक मैम, है ना? कैसे बोलेंगे आप? मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज इस वर्चुअल बुक क्लब में ज्वाइन करके हम बहुत बहुत सारी सीख दी है और आप एक बहुत अच्छी मैम लेडी हो, क्योंकि आपको इतना अच्छा चित्र बनाना आता है और आप इतनी अच्छी अच्छी कहानियां लिख लेती है। आपने आज हमको 2-3 कहानियां सुनाई जो कि बहुत बहुत अच्छी थी। आपको पसंद आई? बढ़िया हो हाँ गया। हाँ हाँ। तो आप लोग, आपका बहुत बहुत आभार विमला जी। मैं अपने बच्चों की तरफ से, वर्चुअल बुक क्लब की तरफ से मैं बहुत मुझे भी आभार व्यक्त बहुत अच्छा करती लगा, आप सब लोगों के बीच समय का पता ही नहीं चला कि 1 घंटा गुजर गया है। मुझे भी बहुत अच्छा हूँ। लगा सबसे बात करना। और ये बच्चे ऐसे हैं जो हर हफ्ते आते हैं, जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं, तो एक आप बहुत अच्छे अच्छा कार्य कर अच्छा रही हैं। एक लगता है कि दे आर पिकिंग अप, है ना? दे आर ग्रोइंग, और अच्छा लगता है कि बच्चे आते हैं, बैठते हैं, हम हाँ, लोग कंटिन्यूटी बनी हुई है। कंटिन्यूटी बनी हुई है। कुछ बच्चे आज जो है जो चुलबुले से हैं, 3-4 नहीं दिखाई दे रहे हैं। उनको हम्म, कहीं प्रोग्राम बन गया, बाद में पता लगेगा अगले हफ्ते क्या हुआ उनको। कई बार वो मिस हो जाता है, भूल गए, कहीं कोई काम जरूरी आ गया। हाँ। वो वाले बच्चे भी अभी नहीं, तो वो तो और पागल कर देते हैं बोल बोल कर। उषा जी एक बात कहना चाहती हूँ, अरे बहुत सुमन ही जी, उम्दा। सुमन वाजपेयी जी है। नमस्ते सुमन जी। नमस्ते। हाँ हाँ, बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम, विमला दीदी को सुन के मजा आ बहुत गया। मजा आया। हाँ। बहुत हाँ, बाकी मनीला जी और जगदीश जी, शील कौशिक जी, सबका बहुत बहुत आभार कि हम लोग जितने भी थे, लेकिन बहुत ही मजा आया विमला जी आपको सुनने में। आपका अनुभव बोलता है, आपका जो आपकी जो लेखनी है वो बोलती है, और आपने जो चित्रकारी दिखाई उसका भी अपना अलग ही एक मजा है, आनंद है। तो हम फिर मिलेंगे, हम जरूर आएंगे उदयपुर आपसे मिलने। मैं आज आपसे वादा कर रही हूँ। मिलना बिल्कुल। जल्दी होगा, क्योंकि मैं कोशिश में हूँ, कहीं ना कहीं तो जाना है। और ये वाला पड़ाव मुझे बहुत पसंद आया। आपके पीछे सलीला संस्था भी लिखी, आपका घर ही है? हाँ, मेरा ये लाइब्रेरी है मेरी। अच्छा, इतनी किताबें लिखी हैं, लाइब्रेरी तो अपनी किताबों से भर गई होगी। ये तो ज्यादा ही है। बहुत अच्छा। तो बहुत बहुत आभार आप सभी का जो आप यहाँ पर हैं, और आपने सबने आनंद उठाया होगा विमला भंडारी जी की बातों का। बहुत कुछ सीखने को मिला, मैनेजमेंट टिप्स मिले हम लोगों को, और काम करने की और अनवरत प्रेरणा मिली। बहुत बहुत आभार विमला जी, थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार। बाय बाय।